मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मॉडल टाउन में कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। जो सड़कें बन रही थी, जो मोटरवेज बन रही थी, जो मेट्रो बस बन रही थी, जो ऑरेंज लाइन बन रही थी, जो तरक्याती मंसूबे बन रहे थे, उसका फायदा किसको हो रहा था? उसका फायदा पाकिस्तान के मजदूर को और गरीब को हो रहा था। फिर किसको तकलीफ हुई? किसको तकलीफ हुई? आज अगर 2 रुपए की रोटी 25 रुपए की है, 20 रुपए की है, तो किसको इल्जाम देना है? आज अगर वो 97 पे जो डॉलर था, आज जो 297 रुपए का है, तो किसको इल्जाम देना है? 280 रुपए का है, किसको इल्जाम देना है? सिर्फ वो खान जिम्मेदार नहीं है, पूरा गैंग है जो जिम्मेदार है, पूरा टोला है जिसने पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है। और मैं अभी वो बात करूंगी, वो बात करनी पड़ेगी कि ये मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये मुल्क पीछे की तरफ क्यों जा रहा है। ये बात आज मुझे करनी पड़ेगी और ये बात मुझे आपसे करनी पड़ेगी, ताकि आपको ये पता चले कि आपके मुल्क की जड़ों को खोखला कौन कर रहा है, आपके मुल्क को गिद्धों की तरह नोच नोच के कौन खा रहा है और उसकी क्या वजह है। आपको याद होगा ये जो गैंग है जिसका सरबराह सरगना इमरान खान है और जिसमें तरह तरह के पाकिस्तान का करप्ट तरीन जो शख्स उठा के देख लो वो इस गैंग में शामिल है। चाहे वो साकिब निसार हो, या वो जनरल फैज हो, या वो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी हो, या वो इनका कोई भी आलाकार हो, जिसको उठा के आप देखेंगे वो शख्स पाकिस्तान का करप्ट तरीन फर्द निकलेगा जो इसके साथ शामिल है। और 2017 में आपको याद होगा, 2017 में जब नवाज शरीफ का और आपका पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था, इमरान खान का 2014 का धरना फेल हुआ, 2017 का उसका 16 का लॉकडाउन फेल हुआ, जब पे दर पे उसकी हर चाल नाकाम हुई, तो उस वक्त जो जस्टिस खोसा था, आसिफ सईद खोसा, उसने देखा कि इमरान खान की तो हर चाल नाकाम हो रही। उसने इमरान खान को कहा कि इधर उधर मारे मारे क्या फिरते हो, मेरे पास लेकर आओ, मैं नवाज शरीफ को तुम्हारे रास्ते से कांटे की तरह हटाता हूं। और फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को एक इकामा पर निकाल दिया गया, तो यकीन मानो उसका नवाज शरीफ को नुकसान कम हुआ, पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हुआ। और वो दिन है और आज का दिन है, पाकिस्तान जो है वो ट्रैक से उतर गया है, पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर आपको आप ये देखो कि उनको नजर आ रहा था कि मुल्क तरक्की कर रहा है, उनको नजर आ रहा था मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन किसी को एक्सटेंशन चाहिए थी, किसी ने वजीर आजम बनना था, किसी ने कुछ करना था। तो ये इनका जो इस टोले का जो आपस में ये एक दूसरे के बेनिफिशरीज थे, इन्होंने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि मुल्क आज, मेरा मुल्क, आपका मुल्क आज संभलने में नहीं आ रहा। और आज आप देखो, आज उसका रिपीट हो रहा है, आज उसका रिपीट हो रहा है। आज भी आप देखो, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, शुक्र है खत्म हुई, लॉन्ग मार्च इसका नाकाम हुआ, जेल भरो तहरीक इसकी नाकाम हुई, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को रोकने की साजिश इसकी नाकाम हुई, हर हरबा इसका नाकाम हुआ, असेंबलियां तोड़ने का फैसला नाकाम हुआ। तो आज आप देखें एक नई जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। कुछ चेहरे पुराने हैं, कुछ नए चेहरे बीच में शामिल हो गए और सबका आपस का इंटरेस्ट है। ये एक इवल नेक्सस है, उसमें नवाज शरीफ फिट नहीं होता, क्योंकि नवाज शरीफ को जिसके ऊपर इन्होंने इतने झूठे इल्जाम लगाए, उन इल्जामों की बात भी अभी हम करेंगे, ना वो खाता है ना खाने देता है, ये खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। और आज आप देखो कि इसका हर हरबा, इसकी सियासत नाकाम हुई,
को बचाने के लिए वो 3 मेंबर बेंच आ गया। आज मुल्क को जितने भी आईनी और कानूनी जो हचकोले मुल्क खा रहा है, मसाइल जो पैदा हुए अभी रिसेंटली, उसका जिम्मेदार वो कंट्रोवर्शियल सुओ मोटो नोटिस है जो जस्टिस एजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी ने लिया। इमरान की जब सियासत हचकोले खा रही थी, पे दर पे नाकामी से दो चार हो रही थी, तो उन्होंने जस्टिस खोसा की तरह कहा कि ये तो नाकाम होता जा रहा है, इसको सहारा दो, इसको कंधा दो। तो वो जो केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था, उसको खींच के जबरदस्ती वो 3 मेंबर बेंच जो है वो अपने पास ले गया और सुओ मोटो नोटिस जो है उस पर लिया गया। और आप देखो आज पाकिस्तान में इतनी मईशत की बुरा हाल है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की जो है उसको वो जाम हो चुकी है, लेकिन आप ये देखो मुल्क को किस किस्म के जबरदस्ती के मसाइल में उलझाया हुआ है। और आप देखो कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब इलेक्शन का इन्होंने फैसला किया, इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। और आप देखो ये साजिश को देखो, इस साजिश को समझने की जरूरत है। आप इस साजिश को देखो। जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात को देखना होगा कि असेंबली तोड़ी क्यों गई। उस वक्त तो लोगों को ये पता था ना कि असेंबली मेलाफाइडी तोड़ी गई, बदनीयती से तोड़ी गई। परवेज इलाही असेंबली तोड़ना नहीं चाहता था, उसको जबरदस्ती इस तरह ये असेंबली टूटी। और आज ये सवाल करना बनता है ना पाकिस्तान की अवाम का कि किस मंसूबे के तहत आपको कहा गया कि वो असेंबली तोड़ो, और वहां तोड़ने तक बात खत्म नहीं होती। बात ये थी कि असेंबली टूटेगी और सुप्रीम कोर्ट में सहूलतकार बैठे हैं जो आपको इलेक्शन आपके आगे रख देंगे। और फिर इस नाइंसाफी की वजह से, इस साजिश की वजह से, देखें, इस साजिश की वजह से ये जो नाइंसाफियां हुई, जिस तरह से सुओ मोटो लिए गए, जिस तरह से कानून का, आइन का, इंसाफ का तमाशा बना के रख दिया गया, उस पे सिर्फ अवाम नहीं बोले, उस पे सिर्फ सियासतदान नहीं बोले, उस पे सुप्रीम कोर्ट के अपने ब्रदर जजेस बोल उठे, चीख उठे कि ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी रिवोल्ट खड़ी हो गई, इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जंग शुरू हो गई कि पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक गया। और आप देखें, आज सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, सियासतदान बात नहीं कर रहे, पार्लियामेंट बात नहीं कर रही, पहले बात जो है वो ब्रदर जजेस ने की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस ने इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद बार काउंसिल्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। पहले तो अवाम के सामने ये आना चाहिए ना कि जनरल बाजवा साहब, जिसको आप मीर जाफर कहते थे, जानवर कहते थे, जिसको आप गद्दार कहते थे, उसके कहने पर आपने असेंबली क्यों तोड़ी? और क्या असेंबली तोड़ने तक प्लान था? नहीं, प्लान आगे तक था कि तुम असेंबली तोड़ो, ये 3 मेंबर बेंच तुम्हें इलेक्शन देगा। आज जब नया इलेक्शन होने जा रहा है, नया जनरल इलेक्शन अक्टूबर में होने जा रहा है, तो अब आरटीएस नहीं बिठा सकते, तो इमरान खान के सहूलतकारों ने उसको लाने का ये मंसूबा बनाया है। इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा अब तुम्हारा, वो कहते हैं ना, पेपर आउट हो गया, ये मंसूबा तुम्हारा कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज भी देखो मेरे भाइयों, आज भी देखो मेरी बहनों, एक बात गौर तलब है, पीछे से बैठ के डोरियां कौन हिला रहा है? वो साकिब निसार जो रिटायर हो गया है, लेकिन इमरान खान को लाने के लिए एड़ी चोटी का उसने पीछे से बैठ के भी जोर लगाया हुआ है।
आप ये देखो, अल्लाह ताला का कानून देखो, कुदरत का मकाफात अमल देखो। जिस शख्स ने नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम के दफ्तर से निकाला, आज उसका अपना बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपया रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। साकिब निसार का बेटा, उसकी ऑडियो हमने सुनी। उसका बेटा कह रहा है कि किसी को जो टिकट के लिए अप्लाई किया है, पीटीआई के टिकट के लिए, उसको कह रहा है कि तुमने अगर 1 करोड़ 20 लाख से कम लिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। चोर का बेटा चोर। और देखो, और ना सिर्फ ये कि चोर का बेटा चोर, लेकिन कैसी चोरी की ट्रेनिंग वालिद साहब ने दी हुई है। और अभी रिटायर्ड है, अभी रिटायर्ड है। सोचो, जब ये साकिब निसार पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पे होगा, तब ये क्या नाइंसाफी करता होगा। तो आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है, साकिब निसार साहब बताओ, अगर एक टिकट के तुम 1 करोड़ 20 लाख ले सकते हो, तो पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने के तुमने क्या लिया, मुझे बताओ आज। और आपको याद होगा जब मेरे खिलाफ साकिब निसार की कोई वो ऑडियो आई थी जिसमें उसने कहा कि मरियम को ठोक दो, यानी कि मरियम को उड़ा दो, मरियम को मार दो, क्योंकि वो तुम्हारा चेहरा रोज आके अवाम के साथ एक्सपोज करती है, उसको ठोक दो का लफ्ज इस्तेमाल किया। और कहा कि मरियम बड़ी सख्त जुबान बोलती है, और इस तरह की बातें की। तो आज उसके बेटे की ऑडियो में उसके बेटे की जुबान सुनी आपने? शर्म से सर झुक जाते हैं। बाहर से पढ़ के आया है, वो भी हमारे खर्चे के ऊपर, और उसकी जुबान सुने जरा। गाली दिए बगैर उसकी कोई बात कंप्लीट नहीं होती। मुझे बताओ मेरे भाइयों और बहनों, नवाज शरीफ ने जब कहा था मैंने अपना फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत पे छोड़ दिया, तो आज नवाज शरीफ साहब को कुछ करने की जरूरत है? ये खुद भी बोल रहे हैं, इनके साथी भी बोल रहे हैं, और इनके बच्चे भी बोल रहे हैं। और उस मुल्क का हाल देखो, दुनिया के मुहज्जब मुल्कों में जो तरक्की करती हुई कौमें, वहां पर अदालतों में जाके देखो, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पे फैसले होते हैं, आइन पे फैसले होते हैं, कानून पर फैसले होते हैं, मेरिट पर फैसले होते हैं। यहाँ कैसे फैसले होते हैं? यहाँ फैसले सासों के कहने पे होते हैं, यहाँ फैसले दामादों के कहने पे होते हैं, यहाँ फैसले बेटों की रिश्वतों पर होते हैं। अब आपको पता चला कि आज अगर मजदूर के पास रोटी नहीं है तो क्यों नहीं है? आज अगर पाकिस्तान की तरक्की ख्वाब हो गई है तो क्यों हो गई है? इसलिए कि वहां पर 1.25 करोड़ में इंसाफ बिक रहा है। और आप देखो, मैंने कहा ना कि पर्चा आउट हो गया, वहां प्लानिंग ये हो रही है। साकिब निसार और इमरान का वकील ख्वाजा तारिक रहीम वहां क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वजीर आजम के खिलाफ कंटेम्प्ट का पर्चा देंगे, तुम फिक्र ना करो। मतलब अगर कोई पहले हम नाइंसाफी करेंगे, साजिश करेंगे, कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का पर्चा दे, जितने पर्चे मर्जी देने दो, हम ये भुगत के आए हैं सारा कुछ, अब तुम्हारी बारी है। और आप देखें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास कह रही है, उसकी सास कह रही है कि मैं इमरान के लाहौर के जलसे में गई थी, लाखों लोग थे, इसी तरह हर शहर में लाखों लोग उमर अता बंदयाल साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो जरा देखें तो सही, हर शहर में जाके लाखों लोग उमर अता बंदयाल साहब के लिए क्या कह रहे हैं। और फिर जब ये ऑडियोज बाहर आई तो कहते हैं
कहते हैं कि ये किसी की जाती कॉन्वर्सेशन है, किसी की जाती बातें ये क्यों टैप हुई और ये क्यों सामने आई। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि किसी की जाती गुफ्तगू टैप करने का किसी को हक नहीं, लेकिन ये जाती गुफ्तगू नहीं, जिसमें मुल्क की तकदीर के फैसले हो रहे हो, वो जाती गुफ्तगू नहीं हुआ करती। जो चीफ जस्टिस की सास साहिबा हैं और उसके साथ जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की वाइफ हैं, वो गाजर का हलवा बनाने की तरकीब नहीं डिस्कस कर रही थी जाती गुफ्तगू के अंदर। वो बता रही थी कि साजिश किस तरह होनी है और इमरान को किस तरह वापस लेकर आना है। ये जाती गुफ्तगू नहीं होती आपके पास, क्योंकि इन ऑडियोज का जवाब नहीं है। इन ऑडियोज के अंदर जो इतने बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं उनका आपके पास जवाब नहीं है। तो अब आप इस बात पे आ गए कि ऑडियोज क्यों रिलीज हुई। आप इस बात को नहीं देख रहे कि आपका घर का हर फर्द शामिल है इन फैसलों में और इन साजिशों में। आपको कौम को जवाब देना पड़ेगा, आपको 22 करोड़ को जवाब देना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के मजदूरों को, भूखे मजदूरों को जवाब देना पड़ेगा। और आप देखो ये जो टोला है, ये जो गैंग है, ये किसको लाना चाहता है। जो आरटीएस बिठाकर जब हुकूमत में आया तो उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया से तबाह कर दिए। आज जहां भी शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, लोग कहते हैं पहले हमें ये गारंटी दो कि इमरान खान तो वापस नहीं आएगा। एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ा दिया, ये था उस आदमी का विजन। आज उसकी लाई हुई महंगाई और तबाही को हम ठीक करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वक्त लगेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन पाकिस्तान इस बहरान से बाहर आएगा। और मैं उमर अता बंदयाल साहब से ये पूछती हूं, मैं 3 मेंबर बेंच से ये पूछती हूं कि आप किसके लिए कर रहे हो। ऐसे शख्स के लिए ये कर रहे हो जिसके पास ना किरदार है ना कारकर्दगी है। आप सिर्फ इसलिए जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन को आप कटहरे में खड़ा नहीं करते क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है वो कम हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जंग इस 3 मेंबर बेंच की, सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर बेंच है, इनकी शहबाज शरीफ साहब से नहीं है, ये इनकी अगली तकरीरियां रोकने की है। क्योंकि ये जो सब एक गिरोह है जो ये समझता है कि अगर इनका बंदा ना आया तो इनकी जो पूछगिछ है वो शुरू हो जाएगी। ये सब एहतसाब से बचना चाहते हैं, समेत इमरान खान। आप देखें, इमरान खान तो आपको नजर आ जाता है ना, वो काली बाल्टी सर पे फेंक के रोज निकल पड़ता है। यकीन मानो बतौर सियासी वर्कर मुझे शर्म आती है जब मैं देखती हूं कि कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है, वो अब काले डब्बे में अपना मुंह डाल के तो आ जाता है। ये जो मनाजिर है ना, ये काली बाल्टी, काला डब्बा, उसमें 2 आंखें बनी हुई हैं, ये दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखे। लीडर सीना तान के पेश होते हैं। लीडर्स अपने वर्कर्स के आगे, अपने कारकुनों के आगे, अपने अवाम के आगे ढाल बन के खड़े होते, मुंह पे काला डब्बा पहन के नहीं आते। किस शख्स को तुम हमारे सरों पर दोबारा मुसल्लत करना चाहते हो? उस शख्स को जो जब नशा करता है तो उसको समझ नहीं आती कि वो बोल क्या रहा है। और आप देखो कि पहले जब इस्तीफे दिए तो अदालत पहुंच गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। अब अदालत जा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे ना मंजूर किए जाएं। पहले असेंबली तोड़ी और बड़ी रौनक के साथ तोड़ी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि हमारी असेंबलियां बहाल की क्यों किए जाएं। भाई ये मुल्क तुम्हारे वालिद साहब का मुल्क है। इस मुल्क के मालिक तुम नहीं हो, इस मुल्क का मालिक तुम्हारा मंशियात ज़्यादा दिमाग नहीं है।
इस मुल्क के जो मालिक तुम्हारे सहूलतकार नहीं है, इस मुल्क के जो मालिक हैं वो 22 करोड़ अवाम है। और आप ये देखो, और नवाज शरीफ को बाहर रखकर देखें, जब नवाज शरीफ के साथ जुल्म करना था, नाइंसाफी करनी इस मुल्क में कितनी आसान है कि उसके लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी आ जाए तो नवाज शरीफ ऑफिस से बाहर, कितनी बेटे से तनख्वाह, झूठी तनख्वाह, ख्याली तनख्वाह नहीं ली, वजीर आजम दफ्तर से बाहर। और जब उसी ज्यादती को, नाइंसाफी को गवाहियों के बावजूद, जो नाइंसाफी करने वाले जज थे अरशद मलिक मरहूम, उन्होंने खुद गवाही दे दी। लेकिन इस मुल्क में नाइंसाफी करना आसान है, उसी नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आइन और कानून याद आ जाता है। मैंने कहा था ना, नवाज शरीफ के 75 साल दौर में, एक मिनट, पाकिस्तान के 75 साल की उम्र में नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो, क्या बचता है पीछे? खंडरात बचते हैं पीछे। इस मुल्क से बिजली के मंसूबे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑरेंज बस, ऑरेंज लाइन जो है, मेट्रो बस जो है, मोटरवेज जो है, वो निकाल दो, पीछे क्या बचता है? पीछे खंडरात बचते हैं। नवाज शरीफ ने, अगर देखो, नवाज शरीफ के 9 साल में नवाज शरीफ ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को इतना कुछ दिया, तो पाकिस्तान के जो पीछे 65 साल बचते, उसमें क्यों नहीं किसी ने कुछ कर लिया? यही तकलीफ है, क्योंकि नवाज शरीफ आता है तो इस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक करता है, मजदूर की रोटी के लिए दिन रात एक करता है। और वो क्या करता है? जब वो आरटीएस बिठा के आता है तो वो घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू कर देता है। वो घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी बीवी जो है पिंकी पीरनी, वो एक अलग दुकान खोल लेती है। एक फाइल के 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां वो रिश्वत में लेती है। और एक फाइल पे दस्तखत के लिए वो कह रही थी फोन पे कि तुमने 3 कैरेट की अंगूठी दी, तो तुम्हें 3 कैरेट की अंगूठी पिंकी पीरनी को कैसे दे सकती हूँ? कम से कम 5 कैरेट की तो दो। तो बात ये कि जिसको चोर चोर कहा वो सादिक और अमीन निकला। अल्लाह ताला ने उसको सच्चा साबित किया, और जो चोर चोर कहने वाले थे उनकी औलादें भी चोर निकली। अब आपको पता चले, मैं आवाम से पूछती हूं कि अब आपको पता चला है कि असल सिसिलियन माफिया कौन है, असल गॉडफादर कौन है इस मुल्क के? ये वो हैं जो साजिशी गठजोड़ है, जिन्होंने पैसे बनाए भी हुए, खाए भी हुए, खिलाए भी हुए। ये कोई नेक नाम का बंदा इस मुल्क के सिस्टम के अंदर आने नहीं दे सकते, क्योंकि इन सब के पोल खुलते हैं, इन सब के जो चीजें वो सामने आती हैं, इनकी औलादों की चीजें सामने आती हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो एक्सपोज हो चुके हैं वो तो कौम के सामने आ गया, जो एक्सपोज अभी नहीं हुए ये खुद ही एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। नवाज शरीफ साहब आराम से बैठकर मकाफात अमल देख रहे हैं। और फिर आप ये देखो, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, पार्लियामान ने, नेशनल असेंबली ने, जो आपकी नुमाइंदा असेंबली है, आपके नुमाइंदों ने एक कानून बनाया। वो फर्ज पूरा कर रहे थे जो आईने पाकिस्तान ने आपके नुमाइंदों को पार्लियामेंट को सौंपा है, और वो है कानून बनाना। वो कानून बना रहे थे, लेकिन वो कानून भी इस 3 मेंबर बेंच को मंजूर नहीं। उसकी वजह यह है कि वो कानून सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है, लेकिन साजिशों को जो है वो एक्सपोज करता है, साजिशों को वो खत्म करता है, वन मैन शो को वो खत्म करता है। वो कहते हैं ना, पॉलिटिशियन इन रोब्स, जो पॉलिटिशियन
ने यूनिफॉर्म पहना होता है ना इनका जजेस का, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के अल्फाज हैं, पॉलिटिशियन इन रोब्स। तो आपको इस कानून की इसलिए तकलीफ है कि वो कानून जो है वो आपकी वन मैन शो को खत्म करता है, आपकी नाइंसाफियों को खत्म करता है। तो आप जो मर्जी कर लें, पार्लियामेंट को हक दिया है, पार्लियामेंट को आईन ने ये हक दिया है कि वो आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए लॉज बनाए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कानून बनाए। वो तो बना के रहेगी और इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, आपको करने पड़ेंगे। आपको पार्लियामेंट का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के आईन का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के कानून का फैसला मानना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों का फैसला मानना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा के रहेगी। क्योंकि इस मुल्क का जो आईन है वो भी सुप्रीम है और इस मुल्क का जो आईन ने ताकत दी है पार्लियामेंट वो भी सुप्रीम है और उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। कौम नजर रख के बैठी है, कौम नजर रख के बैठी है कि ये क्या फैसले करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि फैसलों से पहले इस कदर किसी की नामोशी हो गई हो। कोई भी इज्जतदार शख्स होता, इतने संगीन इल्जामात लगे, इतने संगीन सबूत सामने आए, कोई भी इज्जतदार शख्स किसी मुहज्जब मुल्क में होता तो इस्तीफा देके घर चला जाता, लेकिन ये आज भी वहीं के वहीं बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट का फैसला आपको मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ भी इंशाअल्लाह जल्दी इस मुल्क में वापस आएगा और तरक्की का वो सफर जो 2017 में टूटा था, मजदूर की रोटी का, गरीब की सस्ती रोटी का सफर जो 2017 में टूटा था, इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। लेबर विंग जिंदाबाद, पाकिस्तान का मजदूर मेहनत कश जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मॉडल टाउन में कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। मरियम नवाज ने कहा कि सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरा टोला मसाइल का जिम्मेदार है। हर करप्ट तरीन शख्स इमरान खान के साथ है। फितना आज मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है। मरियम नवाज ने मजीद ये भी कहा कि इमरान खान साजिशें करना बंद कर दें, मजदूर के हालात ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने 2023 से 2017 तक आटे की कीमतें 35 रुपये से बढ़ने नहीं दी। तरक्की में ज़्यादा हाथ मजदूर का है, उसी को रोटी नहीं मिलती। 2 रुपये की रोटी आज 25 रुपये की हो गई है। किसको जिम्मेदार ठहराएं, कौन जिम्मेदार है? मरियम नवाज खिताब कर रही थी। आपको बताएं कि मरियम नवाज की जानिब से PTI रहनुमा और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरा टोला मसाइल का जिम्मेदार है और हर करप्ट तरीन शख्स इमरान खान के साथ है। फितना आज मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साजिशें करना छोड़ दें, मजदूरों के हालात ठीक हो जाएंगे।